नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। आज शुरुआत करेंगे एक छोटी सी स्टोरी से। और स्टोरी सुनना हम सभी को पसंद है। आई एम श्योर आपने ये सुनी हुई है, पर क्योंकि ये स्टोरी हमारे आज के टॉपिक के साथ बहुत रिलेटेबल है, मैं आपको कहना चाहूँगी। अरसों पहले की बात है, इनको हम सभी जानते हैं, पर उस समय कोई नहीं जानता था। ये एक ऐसे बच्चे थे स्कूल में जिन्हें ये कह के स्कूल से निकाला गया था कि इनके अंदर इतना टैलेंट नहीं है या इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है और इन्हें अच्छे से हैंडल जो स्कूल के टीचर्स है वो नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें एक चिट्ठी लिख कर दी थी इनकी माँ के लिए, और ये चिट्ठी उन्होंने जाके जब अपनी माँ को दी तब माँ ने पढ़ा और माँ के आंख में बहुत आंसू आए और इमोशनल होके माँ ने अपने बच्चे से ये कहा कि इस चिट्ठी में लिखा है कि आप इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं कि स्कूल में टीचर्स जो हैं वो आपकी कैपेबिलिटी हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप घर पे रहें, ऐसा इसमें लिखा गया है। और आपको डेफिनेटली अब पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ या किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये बात है हमारे बल्ब के जिन्होंने शोध की थी, उनका ये नाम थॉमस एडिसन, आप सभी जानते हैं। और उन्होंने इस हादसे के बाद घर में रहकर अपने माँ के साथ पढ़ाई की और इस ओहदे तक पहुँचे हैं। ये स्टोरी कहने के पीछे का मकसद एक ही है कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने में ही संपूर्ण है, लेकिन शायद हम इसे जानते नहीं हैं क्योंकि हम एक रेगुलर एजुकेशन सिस्टम का भाग है। और हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है जैसे ही 3 साल का हुआ उसे एक फॉर्मल स्कूल का भाग बनना चाहिए, 12वीं तक बच्चा वहाँ पढ़ेगा, उसके बाद कॉलेज जाएगा, उसके बाद जॉब करेगा। एक सेट पैटर्न है जिसे हम सभी जानते हैं, पहचानते हैं, पर शायद इस सेक्टर में हमने कभी सोचा नहीं है और ध्यान नहीं दर्शाया है। लेकिन ये सेक्टर खास करके उन पेरेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे को स्कूल में जाके पढ़ाई करनी है, हम घर पे भी ऐसा वातावरण बना सकते हैं या एक ग्रुप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जहां घर से पेरेंट इन्वॉल्वमेंट से बच्चे को सही शिक्षा दी जाए, हर वो माइलस्टोन पे फोकस किया जाए जो स्कूल में किया जाता है, और ज़्यादा प्रेशर बच्चों को ना देते हुए उनकी खुद की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अगर मोटिवेट किया जाए, उनको अगर एनकरेज किया जाए, तो बच्चे बिल्कुल उसी तरह से उभर के बाहर आते हैं जिस तरह वो स्कूल में होते हैं। तो पिछले 10 वर्षों से होम स्कूलिंग का भाग है। एज अ पेरेंट खुद अपने बच्चों की जर्नी में जुड़े हुए हैं और मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर दिव्यांग कपाड़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांग भाई। धन्यवाद। और दिव्यांग भाई बिजनेसमैन है बाय प्रोफेशन, और मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सेक्टर में काम करते हैं और 10 वर्षों से भी ज़्यादा ये होम स्कूलिंग का खुद भाग बने हैं, क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे अब कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे जब क्लास 1 में थे और एक बच्चा जब उनका क्लास 3rd में था, तब से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और तभी से इस जर्नी का बखूबी भाग बने हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि होम स्कूलिंग, आई एम श्योर आपने सुना होगा, ये कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, लेकिन पॉसिबल कितना है, कितना प्रैक्टिकली एज अ पेरेंट इन्होंने उसे एक्सपीरियंस किया है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम पेरेंट्स, एडमिशन्स की बारी आती है ना, तो बगल वाले पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, पर हम हमेशा नॉर्मल स्कूल एजुकेशन सिस्टम की ही बात करते हैं। होम स्कूलिंग भी बच्चों को एक सही दिशा दिखा सकती है, बखूबी उसी तरह से उन्हें तैयार कर सकती है जिस तरह स्कूल्स करते हैं। ये जो स्टोरी है आज दिव्यांग भाई से जानने की कोशिश करेंगे। दिव्यांग भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे ऑडियंस को बताएं कि होम स्कूलिंग कंसेप्ट क्या है और ये किस तरह फंक्शन करता है। ये नाम में ही ये बात छुपी है, होम स्कूलिंग, योर होम शुड वर्क लाइक स्कूल फॉर योर किड। करेक्ट। तो जनरली घर में ही बच्चा सीखता है, हम सबका एक्सपीरियंस है। उसको थोड़ा सा और फोकस होकर, जागरूक होकर करना, दिस इज अ नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ होम स्कूलिंग। जी। हम जो करते हैं उसके अंदर एक दूसरा पार्ट भी ऐड होता है। बेसिकली इट क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म जी। फॉर लाइक माइंडेड पेरेंट्स। ओके। क्योंकि वास्तव में बच्चा जो सीखता है वो तो अपने आप में मतलब कोरी किताब है,
वो हम जो देंगे वो उठाएगा। पर जो देने वाले माता पिता है, वेदर दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, ये करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो जहाँ लाइक माइंडेड पेरेंट्स मिलते हैं और शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग जर्नी, और एक वातावरण होता है। और दूसरा पार्ट है, इट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ अ कम्युनिटी लर्निंग। जितने भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं वो सभी कुछ ना कुछ स्किल वाले हैं जी, खुद की स्किल्स बच्चों के साथ वो शेयर करते हैं। तो दिस इज़ अ कम्युनिटी लर्निंग। तो ये दो तरीके से काम करता है। घर का जो एनवायरनमेंट है उसको बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस में कितना कंट्रीब्यूट कर पाए उसके लिए और ज़्यादा अच्छा बनाना, और अलग अलग फील्ड से आए हुए समझदार लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनको अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर कर उनके लर्निंग जर्नी में हेल्पफुल होना। दिस इज़ अ टू पार्ट ऑफ आवर होम स्कूलिंग। एक्सीलेंट आई थिंक। और कम्युनिटी लर्निंग की जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि हम सब डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, और मे बी आप एज अ पेरेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ऑटोमेशन में हैं, वैसे ही दूसरा पेरेंट शायद कोई मेडिकल फील्ड का होगा। तो अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बच्चे को शेयर करते हैं, और खाली उनके खुद के बच्चे को नहीं, उस ग्रुप के हर बच्चे को वो नॉलेज मिलता है, जो बहुत सिमिलर है स्कूल सिस्टम से, क्योंकि हम जब सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं किताबों से और अपने टीचर्स से। अमेजिंग है डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा और सब चीज़ें जाननी हैं हमें इसके बारे में, और फिर इसीलिए जुड़ेंगे वापस दिव्यांग भाई से। दिव्यांग भाई, आप एज अ पेरेंट, आपको ये कब एहसास हुआ, ये फीलिंग हुई कि भाई, जैसे आपने तो मुझे डेफिनेटली मेंशन किया और मैंने ऑडियंस को बता दिया है कि जब आपके बच्चे क्लास फर्स्ट में जब एंटर हो रहे थे तब आपने डिसाइड किया, बट एक रेगुलर एजुकेशन सिस्टम जब हम बात करते हैं तो मेजरली उसी की बोलबाला है। मैं ये कहूँगी आपको कि होम स्कूलिंग को आज भी अगर हम बात करते हैं पर लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि एक प्रेशर है कि कहीं मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। तो आपने ये कैसे डिसाइड किया, ये हिम्मत कहाँ से लेकर आए? क्योंकि आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्क्रीन के उस साइड से हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जिनके दिमाग में ये बातें हैं पर इम्प्लीमेंट करने में डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मेरे बेटे का या मेरी बेटी का फ्यूचर खराब हो जाए। तो कब आपने डिसाइड किया कि आपको इससे हट के होम स्कूलिंग करना है? ऐसा कहा जाए, इसके दो पार्ट है। एक उसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड कि जो मैं जिससे कन्विंस था जी। मेरा खुद का जो एजुकेशन का एक्सपीरियंस रहा। मेरा एक मित्र था, मेरे साथ ही हम पढ़ते थे, 12th के बाद हमारी ऐसे ही कैजुअल बात हुई। वो मुझे बता रहा है कि मैं तो शिक्षक बनना चाहूँगा आगे जाकर, तुम क्या बनना चाहोगे? मैंने कहा और तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर मैं यदि कुछ प्रोफेशन नहीं मिला तो मैं स्टेशन पर जाके कुली बन जाऊंगा, पर टीचर नहीं बनूंगा। मुझे किताबों के आसपास भी नहीं भटकना है। अभी उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मुझे कुछ ऐसे जगह का एक्सपोजर मिला। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी को मैंने 2 साल वहाँ अभ्यास किया। तब मुझे इतना आनंद आया, तब पहली बार मैंने रियलाइज़ किया कि एजुकेशन इतना आनंदप्रद है और मुझे सीखने में इतना मज़ा आता है। तो तब मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि जिसको सीखने में इतना आनंद है वो व्यक्ति भी यदि एजुकेशन से अपना मुंह मोड़ ले, इतना तक सिनेरियो जब चला जाता है, तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग इन दिस सिस्टम जो लोगों की जिज्ञासा को नर्चर करने की बजाय उसको कुंठित कर सकती है या फिर वापस भेज सकती है। तो पहले से क्लियर था कि जब भी मेरे बच्चे होंगे या कुछ भी, तो मैं उनको कुछ अलग तरीके का वातावरण दूंगा। रियल लाइफ सिनेरियो ये हुआ कि जब मेरे बच्चे नॉर्मल स्कूल में गए, इनिशियल चेतन बालवाड़ी थे, बहुत अच्छा था, बहुत आनंद किया। नॉर्मल स्कूल में जब गए तब पहली बार एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए बताया, करेंसी का कुछ था। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, बाजार से जो रेडीमेड करेंसी के जो पार्ट आते हैं वो आके चिपका के दिखाते हैं। मेरी बच्ची ने ऐसा सोचा कि मैं उसको ड्रॉ करती हूँ। अभी उसने ड्रॉ किया और जो टीचर को दिखाया ना, तो उसको बहुत डांट पड़ी, तुम ऐसा क्यों करके आए हो, गलत कर रहे हो, बाकी के कितना अच्छा दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तुम्हारे में कैसा दिख रहा है। एक्चुअली स्पीकिंग मैं ऐसा समझता हूँ कि उसको डिटेल में देखना, उसको रिप्रोड्यूस करना, उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा था उसके बजाय कि सीधा लाके चिपकाना। पर जनरली ये सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि
क्या प्रेजेंटेबल है, क्या फैंसी है, वो माता पिता ने किया है या बच्चे ने किया है, लर्निंग आउटकम क्या है, बिना कुछ सोचे समझे हम ऐसी चीज़ों को बच्चों के सामने रख देते हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि यदि यही पार्ट कंटिन्यू रहा तो मैं जो एजुकेशन का जो मैं पकड़ के आया हूँ या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मेरे बच्चों के साथ भी रिपीट हो जाएगा। नाउ दिस इज़ हाई टाइम फॉर मी टू टेक अ डिसीजन। फिर मैं और मेरी वाइफ ने ऐसा सोचा कि अभी कुछ नहीं होगा तो हम निकल जाते हैं, हम अपने आप से रास्ता ढूंढेंगे। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑलरेडी चल रहा था, डॉक्टर भरत शाह और कपिल शाह करके, तो वो लोग ऐसा कुछ ऑलरेडी रन कर रहे थे। मैं फिर उनको मिला, फिर बातें हुए और आई कन्विंस विद द कॉन्सेप्ट, और फिर मैंने कहा नहीं हम ये साथ में शुरू करते हैं। तो ये 2 पार्ट रहा, एक लाइफ का एक्सपीरियंस रहा और कुछ पुराना मेरा एक्सपीरियंस भी रहा, दोनों ने मुझे प्रेरित किया ये करने के लिए। अमेजिंग। आई थिंक लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके बच्चे आज एक अलग तरीके के एनवायरनमेंट से नर्चर होके निकले हैं और उनकी जो पढ़ाई को, एजुकेशन को लेके जो लाइकिंग है, शायद वो आपने क्या कहेंगे कि उसको सस्टेन रखा है, उसको आपने जरिया उसका जो है वो बच्चों का इट इज़ ओपन, इट इज़ नथिंग लाइक कि भाई कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डिसलाइक हो रहा है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि अक्सर और स्पेशली कोविड के बाद जब बच्चों को पढ़ाई की बात आती है तो उनको तकलीफ होती है, या कई बार पेरेंट्स को इतना ज़्यादा उनको हर चीज़ के लिए नैग करना पड़ता है कि नहीं कर लो कर लो कर लो कर लो। तो वो जो इंटरेस्ट नेचुरली होना चाहिए पढ़ने को लेकर, एजुकेशन को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं बच्चा उसे डिसलाइक करना शुरू कर देता है। वो उसे ऐसी फीलिंग के साथ जोड़ता है जो नेगेटिव है। जो खुश होके वातावरण में पढ़ना, वो जो खुशी होना, उस चीज़ को प्रैक्टिकली कहीं पर इम्प्लीमेंट करने का जो सोच है वो कहीं ना कहीं मर जाती है। और आई एम श्योर आपके बच्चों के साथ आज मेरी बात नहीं हो पा रही है, बट आई विल डेफिनेटली इनवाइट देम नेक्स्ट टाइम, आई वांट टू टॉक टू देम कि उनकी सोच किस तरह से रही इस कंसेप्ट के जब ने होम स्कूलिंग किया तब। और आपके लिए जर्नी आसान नहीं रही होगी वो मुझे पता है क्योंकि जब हम भीड़ से हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। और कुछ उसी एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप हमें बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए इस दौरान, क्योंकि क्लास 1 से लेके आई थिंक अब आपके बच्चे कॉलेज में हैं, तो क्या थ्रू आउट बच्चे होम स्कूलिंग किया है कि 9th 10th के बाद किसी स्कूल में एडमिशन लिया, किस तरह से रहा? पहले तो उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन हमारा होम स्कूलिंग में हुआ जी। 9th में वो नॉर्मल स्कूल में एंटर हुए और 10th नॉर्मल स्कूल में किया और फिर उसी तरीके से वो आगे बढ़े जी। चैलेंजेस के रेफरेंस में देखें तो एक डर रहता है। पहली बार ये जो डर था वो हमने, जो मैं बता रहा हूँ कपिल भाई, उनके सामने मैंने जाहिर भी किया। तो उन्होंने तब मुझे बताया और वो मुझे बात छू गई। उन्होंने बोला कि आपको नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चा जा रहा है उसके साथ जो हो रहा है, यदि आप उसके बारे में अवेयर हो तो उसमें जितना डर लग रहा है उससे इधर कम डर लगना चाहिए आपको। तो हमने वो बात फेस भी की और समझे भी। तो एक बात ऐसा रहा, मुझे एक शिक्षक जो मिले उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको ऐसे ताम्रपत्र पे लिख के देती हूँ कि आपके बच्चे के एजुकेशन के साथ आप छेड़छाड़ करके बहुत गंभीर भूल कर रहे हो और बहुत दिक्कत आएगी आपको। ऐसे काफ़ी लोग मिले जो हमको ये बारे में कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहे थे विद अ गुड कंसर्न। ऐसा नहीं कि वो हमको कुछ बैड मोटिव से कर रहे थे, उनके खुद के एक्सपीरियंस रहे होंगे। पर ये जो बता रहे थे वो सबसे कहीं ना कहीं पाँव थोड़ा सा हिल रहा था। पर जब हमने कहा कि एक बार ट्राई करके तो देखना है, कुछ भी हो जाए एक बार ट्राई करेंगे हम, और ये ट्राई करने के बाद हमको ऐसा लगा, तब मैंने ये पढ़ी हुई किताब भी मुझे अच्छी लगी। एक एरिक फ्रॉम करके एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, उनका एक किताब है, वो शीर्षक भी बहुत अच्छा है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। हम सभी लोग अपने फ्रीडम से एस्केप करते हैं। हमको यदि फ्रीडम दिया जाए ना तो हम जाके कहीं ना कहीं बंधने की कोशिश करते हैं। ये जब मेरे भी ध्यान में आया कि मुझे तो ऑलरेडी फ्रीडम था, ना किसी ने बांध के रखा था, मैं मेरे खुद के डर से ही बंधा हुआ था। और जब एक बार छूट जाता है तब पहली बार में रियलाइज़ हो जाता है कि एक्चुअली ये बंधने की आवश्यकता ही नहीं थी, हम अलग तरीके से खुद को बांध के रखे हुए थे। एक बार निकल गए, फिर ये जर्नी में
एक बार निकले और एक्सपीरियंस शुरू हुआ, विद इन अ मंथ और 2 ये कंडीशन पे हम पहुंच गए कि नाउ अभी हमको इधर से वापस जाने का सोचना नहीं है जी। तो पहली बार चैलेंज आई जाते वक्त, पर जाने के इमीडिएट बाद में ये आनंद हुआ कि थैंक गॉड कि हमने ये डिसीजन लिया। सो 9 से जब बच्चों ने एडमिशन लिया था, जब आपने बड़ी स्कूल्स को, जो भी रेगुलर स्कूल सिस्टम को आपने अप्रोच किया, किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई या किसी ने आपको प्रश्न नहीं किया कि भाई क्या आपका बच्चा तैयार है या नहीं, या हम टेस्ट लेना चाहेंगे, ऐसा सब कुछ हुआ होगा आई एम श्योर? एक बेसिकली एक दो चीज़ें हैं। आरटी एक्ट 2009 का जो एक प्रावधान है जी कि बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चे को आपको उस कक्षा में लेना है। जी। हमारे साथ तो मैं तो फॉर्चुनेट था कि मेरे बच्चे के पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट थे। मेरे एक मित्र थे जो यूएस से आए थे, उनके पास तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं थे। फिर वो लोग यहाँ पे मिले, डी ऑफिस में मिले, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, फिर बातें हुई और उनका नॉर्मल स्कूल में एडमिशन हो गया। तो जनरली इन लोगों का कंसर्न इतना होता है कि आपका बच्चा यदि प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए तो हम नहीं ले पाएंगे, पर जब मिलते हैं बातें करते हैं देन दे फील के दिस इज़ नॉट एट पार। एक्चुअली ये उससे भी ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस लेके आया हुआ बच्चा है। ये तुरंत बात करने से ध्यान में आता है एंड नो वन कंप्लेन अबाउट इट। और दिस इज़ नॉट अबाउट माई किड्स, ऐसे करीबन 6-7 बच्चे इसमें से ये एक्सपीरियंस से निकले हुए हैं। दे आर इन देयर नॉर्मल फील्ड और अभी वो अच्छा कर रहे हैं। कोई कॉलेज से निकल के इंजीनियरिंग कंप्लीट करके कोई अपने जॉब में लग गया है, कोई बेंगलोर पढ़ रहा है, कोई यहाँ पे एमएस यूनिवर्सिटी में है, सब अपने अपने तरीके से सेट हो गए। जी जी। तो नो वन हैज़ कंप्लेंट फॉर दिस। और हमको भी कभी ये नहीं लगा कि ये करने के कारण बच्चों को और कुछ चैलेंज फेस हुआ। ये बहुत ही अमेजिंग है कि जो भी पेरेंट्स अपने लिए ये सोचते हैं, अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि होम स्कूलिंग अगर ऑप्ट किया जाए तो उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो सकती हैं, तो शायद हमारे खुद के जो डर हैं उसमें हमें उससे बाहर निकलना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी फील्ड्स जिसे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो हमने आज टॉपिक लिया उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव एक वो भी है कि ऐसे पेरेंट्स या ऐसे बच्चे जिन्हें ये लगता है कि ना उन्हें स्कूल्स लेने के लिए तैयार हैं और ना ही वो किसी और सेक्शन में फिट होते हैं, तो होम स्कूलिंग ऐसा कंसेप्ट है जहां आप अपने बच्चों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और कम्युनिटी लर्निंग जिस पे दिव्यांग भाई बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स नहीं जानती या जानता, या मुझे साइंस नहीं आता, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ साइंस का, लेकिन आपके सामने एक ऐसा पेरेंट है, ऐसी कम्युनिटी है जो आपके बच्चे को मदद करने के लिए तैयार है। तो हमें इसे एक्सप्लोर करना है और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करवानी है, ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य एज अ पेरेंट डेफिनेटली है कि हम अपने बच्चों को हमसे अच्छा दें, हमसे अच्छा पढ़ाएं, उनका करियर अच्छा सेट करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक टिपिकल एजुकेशन सिस्टम में ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। आप घर पे रख के ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां आप अपने बच्चे को सब कुछ दे सकते हैं जो उसे स्कूल में मिलता है। हाँ, आपको एक डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर दिव्यांग भाई उससे भी बिल्कुल अग्री करेंगे कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर एक एजुकेशन सिस्टम आपको वो डेवलप करना है, उसका डिसिप्लिन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने उस चीज़ को कैसे इंटैक्ट रखा अपने बच्चों के लिए? मैं ऐसा कहूँगा कि इनफॉर्मल वे में बच्चों को पढ़ाने के लिए जी आपको बहुत फॉर्मल एफर्ट्स रखने पड़ते हैं। जी। समय निकालना, प्रिपरेशन करना, बच्चों की नीड्स और उनको अंडरस्टैंड करना। क्योंकि आज मैं कुछ भी प्रिपेयर करके जाऊँ, बच्चों के ग्रुप के सामने हम जब बैठे हैं तो फिर उनके क्वेश्चंस हमारी पूरे एजुकेशन का, हमारा जो पूरा आज मैंने प्रिपेयर करके लाया हुआ है वो पूरे कंटेंट को भी वो चेंज कर देते हैं। वो बोले इधर नहीं, पर मुझे ये जानने की ज़रूरत है, और उनको जो जानने की आवश्यकता लगती है उस पर फिर हमें भी आगे जाना पड़ता है। तो पहले वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं बच्चों के सामने, तो थोड़ा सा 1 घंटा यदि बच्चों के सामने बैठना है तो 4 घंटे खुद को प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो एक पार्ट ये भी है। दूसरा ये पार्ट भी है कि जब हम कहीं से निकल कर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास, जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, उसका मतलब एनार्किज्म नहीं होता है। स्वतंत्रता मतलब एक तंत्र तो है, सिस्टम इज देयर, बट ये आपने डिफाइन की हुई सिस्टम।
करेक्ट। जो खुद की डिफाइन की हुई सिस्टम में जो नहीं होता है उसको फिर परतंत्र ही रहना होता है। मैं यदि मेरे लिए सिस्टम डिफाइन नहीं कर पाता हूँ, फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझे बताओ कितने बजे आना है, क्या पहनना है, कब लिखना है, कब नहीं लिखना है। तो एक पार्ट है स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता का मतलब आप जो बता रहे हो एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम, समथिंग यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड्स, फॉर योर होम स्कूलिंग ग्रुप। राइट। तो उसके लिए भी साथ में मिलते हैं रेगुलर, और फिर मंथली हम मीटिंग करके हम पूरा सा ये शेड्यूल कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए फिर हम प्लानिंग करते हैं। मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी तैयार हो रहे हैं, नए सिस्टम में अपने आप को ढाल रहे हैं, और आई थिंक कहीं ना कहीं आप भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने अपने स्कूलिंग में नहीं सीखी हैं, पर बच्चों के साथ ये चीजें एक्सपीरियंस आपने की होंगी। यहाँ कहीं पे भी हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि स्पेशल बच्चे हैं इसीलिए होम स्कूलिंग किया जा रहा है। मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, दिव्यांग भाई और उनके साथ जितने भी ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हैं सारे ही बच्चे नॉर्मल हैं और नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बाकायदा बने हुए हैं, बन के ही आज किसी मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो ये कहीं नहीं है कि स्पेशल बच्चे हैं इसीलिए होम स्कूलिंग, नहीं, ये अगर आपकी सोच है तो ये मैं कह दूं कि ये सही नहीं है। कोई भी बच्चा इसका भाग बन सकता है, लेकिन आप एज अ पेरेंट क्या सोचते हैं एजुकेशन के बारे में? जैसे उन्होंने सोचा कि मुझे अपने बच्चे को कुछ अलग देना है और ऐसा देना है जिसे वो एंजॉय करे, तो वो अगर आपकी सोच है तो डेफिनेटली ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो घर बैठे, लेकिन हाँ, खुद को डिसिप्लिन में डालना और उस एजुकेशन पैटर्न को अगर आप उसका भाग बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को होम स्कूलिंग का, तो खुद को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी आपके साथ कम्युनिटी है जो आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प कर सकती है। दिव्यांग भाई, आपसे एक लास्ट प्रश्न ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आजकल एजुकेशन सिस्टम में आप भी देख रहे हैं कि बहुत बदलाव आ रहे हैं, कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। ऐसे में पेरेंट्स अक्सर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके हताश हो जाते हैं, मतलब बहुत कुछ देते हैं पर शायद रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाता है। अच्छे से अच्छे ट्यूशन्स में बच्चों को डालते हैं, स्कूल्स में बच्चों को डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी भरते हैं स्कूल्स की, पर अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे जो पेरेंट है वो हताश हो जाता है। क्या संदेशा देना चाहेंगे आप ऐसे ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को कि किस तरह से लेना चाहिए एजुकेशन? अगर हम ओवरऑल एजुकेशन की बात करें तो ये कंसेप्ट कैसे एक्सेप्ट किया जाए? मैं ऐसा कहूँगा कि ये जो ह्यूमन रेस को बाकी की स्पीसीज से यदि कुछ भी अलग करता है तो उसका जो लर्निंग बिहेवियर है यही अलग करता है। माता प्रकृति ने सबको यही पूरा एनवायरनमेंट दिया, पर ह्यूमन डेवलप होके अपने आप के लिए बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करके वो आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो उसका फंडामेंटल पार्ट है हमारा लर्निंग बिहेवियर। मुझे लगता है कि लर्निंग बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से काम करता है, उस पर यदि फंडामेंटल फोकस किया जाए तो ज़्यादा ही हम उसको समझ पाएंगे किस तरीके से एक्चुअली एजुकेशन ट्रांसफ़र होता है किसी के अंदर जी। अभी जनरली हमको लगता है नहीं कंपटीशन देंगे, कंपटीशन का मतलब ये हो जाता है कि मेरा विषय या सब्जेक्ट के प्रति आकर्षण नहीं है, पर मेरा आकर्षण किस है, आपसे आगे जाने में। बिल्कुल। अभी ये जो पार्ट आता है उसमें हम एक्चुअली जो एजुकेशन का मूल हार्द है उससे हम थोड़े से हट जाते हैं। मैं ऐसा कहूँगा कि हमको, और अभी आप देखोगे तो ISO का सिस्टम है। ISO का सिस्टम क्या कहता है कि यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस। इफ़ यू फॉलो द प्रोसेस प्रॉपरली, रिजल्ट विल बी द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। हम आज ये करते हैं कि हम सीधा सीधा रिजल्ट पे ही फोकस करते हैं, वी डोंट फोकस ऑन द प्रोसेस। इसका परिणाम ये आता है कि कैसे नंबर्स लाए जाए या कैसे आगे आया जाए, उसके लिए लोग शॉर्टकट अपनाते भी हैं और किस तरीके से उस पर बिना फोकस किए सब होना शुरू हो जाता है। और बहुत छोटी उम्र से बच्चा भी एक करप्ट वे के सामने एक्सपोज हो जाता है। हमको ये लगता है कि इस सब को छोड़कर एजुकेशन के मूल हार्द पर जाने की आवश्यकता है। हमने जो बच्चों के साथ ट्रांसफ़र करने की कोशिश की ना, उसमें ये 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला तो लर्निंग इज़ फन, सीखना बहुत आनंददायक है। दूसरा, लर्न हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाता है वो सीखना आवश्यक है। और तीसरा, आई कैन लर्न एट माई ओन, मैं खुद सीख सकता हूँ। यदि ये तीनों चीज़ साथ में आ गई तो जीवन भर विद्यार्थी होना शुरू हो सकता है, जीवन भर सीखना चल सकता है। यदि सीखने पर प्यार आ गया है तो हमारा सीखने पर प्यार की बजाय एक कागज़ पे, एक सर्टिफिकेट पे प्यार आना शुरू हो जाता है, और वो चीज़ हमको रियल लर्नर बनाने से रोक देती है जी।
तो कंपटीशन से हटकर यदि ये देखा जाए तो सीखना बहुत आनंददायक है। सीखने के खुद के ही रिवॉर्ड्स है। यदि आप अच्छे सॉफ्टवेयर सीखते हो तो आप उससे जो आप क्रिएटिविटी से काम कर सकते हो उससे, अभी मार्क जकरबर्ग और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कॉलेज कंप्लीट किए बिना भी आपको दुनिया की सबसे बड़ी इम्पैक्टफुल कंपनियां डेवलप करके हुए हमारे सामने खड़े हैं जी। तो पूरी दुनिया में ऐसे n नंबर्स ऑफ इंसिडेंट्स अवेलेबल है कि जहाँ पे वो कंपटीशन से नहीं आए, खुद की स्किल से आए हैं। वेरी ट्रू। तो हमको कंपटीशन को बाजू पर रखकर एक स्किल को फोकस करना चाहिए। और दूसरा, मुझे कंपटीशन का एक कौन पार्ट जो मुझे लगता है कि ये इस लेवल पे चला जाता है कि बच्चे को आज 12th के या 10th के रिजल्ट के बाद यदि कोई सुसाइड कर लेता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि एज ए सोसाइटी वी फेल्ड इन अ सर्टेन वे हाउ एजुकेशन शुड बी इम्पार्ट। हमने किसी को कैसे एजुकेशन लिया जाए ना, वो सिखाने की इतनी आनंददायक प्रक्रिया को हमने इतना बोझ रूप बना दिया कि किसी को एजुकेशन के बिना मतलब जीना छोड़ देना चाहिए उतने तक यदि लग जाता है जी। तो डेफिनेटली वी नीड टू रीथिंक अबाउट द सिस्टम, वी नीड टू रीथिंक अबाउट द काइंड ऑफ अ कंपटीशन वी आर पुटिंग ऑन आवर किड्स। तो ये चीज़ों को यदि ध्यान में लेते हैं तो ध्यान में आएगा कि बिना कंपटीशन के भी यदि लर्निंग पे फोकस किया जाए तो इट गिव्स इट्स ओन रिवॉर्ड और लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सीखना बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ सीखना, ये जर्नी बहुत आनंददायक है और ये जर्नी का भाग बनने के कारण यू कैन गेन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस जिसको आप चेरिश कर सकते हो, पूरी लाइफ याद कर सकते हो। बच्चों के साथ जुड़ने से अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन को छोड़कर कंपैशन की ओर जाए, बच्चों के साथ प्यार से जुड़े और उनको रैट रेस में लगाने की बजाय सीखने के प्रति प्यार, झुकाव निर्माण हो, ऐसी यदि हम व्यवस्था निर्माण कर पाए तो ये बच्चों के प्रति एक अपना प्यार जताने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा। एक्सीलेंट दिव्यांग भाई, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ऐसा पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए जो शायद हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सोच ही नहीं पाते हैं एज अ पेरेंट। और आपने बिल्कुल सही बताया कि हम सभी कहीं ना कहीं वो रैट रेस का हिस्सा बन रहे हैं या अपने बच्चों को उसका हिस्सा बना रहे हैं ज़बरदस्ती खींच तान के, चाहे बच्चा नहीं बनना चाहता है फिर भी। और शायद इसी वजह से, इसी रैट रेस की वजह से हमें एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ ए ईयर या एंड ऑफ अ मंथ कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि हम एज अ पेरेंट ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, ऐसा प्रश्न हमारे जहन में अक्सर आता है जब हम अपने बच्चे को गिरता हुआ देखते हैं या किसी चीज़ में फेल होता हुआ देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लर्निंग को अपने बच्चे के लिए फ़न बनाते हैं, उसे एन्जॉयबल बना देते हैं, उसके साथ पॉजिटिविटी जोड़ देते हैं, कंपटीशन नहीं जोड़ते हैं, कोऑपरेशन जोड़ देते हैं, कंपैशन जोड़ देते हैं, तो उसकी देखने की जो एक नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है हम पर एज अ पेरेंट। और एज अ पेरेंट अगर हम अपने अंदर ये सब बदलाव ला सकते हैं और हमें लगता है कि हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम हर रोज़ सीख सकते हैं, हर किसी से सीख सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सिखा रहा है। आई थिंक लर्निंग इज़ समथिंग विच गोज़ लाइफ लॉन्ग और इसे हमें चेरिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव था आज के थोड़ा सा रूटीन से, सिस्टम से अगर हम हट के देखना चाहें तो बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपके लिए और आपके बच्चे के लिए चीज़ें हैं। उसे ज़रूरत है आपको एक्सप्लोर करने की, थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। जो आजकल हम हर भी बात में बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, कुछ भी होता है तो हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर समय अपने लिए, अपने बच्चों के लिए निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि बच्चा जब, आई एम श्योर दिव्यांग भाई ने भी वो महसूस किया होगा कि आप अपने बच्चे की एजुकेशन सिस्टम के पार्टनर हैं। यू हैव बीन विद द चाइल्ड फ्रॉम, आप चाहे वो कंसेप्शन से लें तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। और बच्चे के लिए एज अ मेमोरी, आई थिंक इट्स वंडरफुल दिव्यांग भाई। ज़िंदगी में कभी वो चीज़ अफसोस नहीं होगी, वो चीज़ को हमेशा प्राउडली सबके सामने बताया जाएगा कि मेरे पेरेंट्स ने
मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी इस एजुकेशनल जर्नी में मुझे मेरा साथ दिया। आई थिंक उससे बड़ी अचीवमेंट एज अ पेरेंट और कोई नहीं हो सकती है। वेरी ट्रू। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस हफ्ते तो हम डेफिनेटली ये टॉपिक आपके लिए लेके आए, आई एम श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत सीखने को मिलता है। हमेशा मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि जो भी एक्सपर्ट यहाँ से आते हैं, कहीं से भी हम जिनको इन्वाइट करते हैं, उनसे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप भी सीखें। और ना ही दिव्यांग भाई बोल रहे हैं ना मैं बोल रही हूँ कि हमें इस चीज़ का भाग नहीं बनना है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम रेगुलर एजुकेशन सिस्टम से कुछ अलग करने के लिए, मैं खुद स्कूल चलाती हूँ तो मैं डेफिनेटली आपको ये नहीं कहूँगी हाँ, लेकिन मैं डेफिनेटली ये हमारा एक अभिप्राय जो भी है वो उस सेक्टर पेरेंट्स के लिए है जो कुछ सोच रहे हैं, जिनके दिमाग में कुछ हटके करने की एक चाह है लेकिन हिम्मत नहीं है। और दिव्यांग भाई, आई शुड रियली टेल यू कि आप सही में बहुत ही ज़्यादा निडर हैं, क्योंकि आपने एक सिस्टम से हटके चीज़ करने की कोशिश की है। और आपको और आपकी पूरी फैमिली को सैल्यूट, और पूरे ग्रुप को सैल्यूट है। आई रियली वांट टू, मैं मिली नहीं हूँ भरत भाई से और दिल भाई का नाम मेंशन किया, बट उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा कुछ सोच जो है, ऐसी कोई थॉट प्रोसेस वो सोसाइटी तक लेके आए हैं और आप सब उसको चेरिश कर रहे हैं, बच्चे चेरिश कर रहे हैं। इससे इम्पॉर्टेंट और बात क्या हो सकती है। और आज वीएनएम टीवी किड्स के माध्यम से ये चीज़ और लोगों तक पहुंचेगी और हम यही चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन जर्नी जो है वो पॉजिटिव बने, वो फुलफिलिंग बने, इतनी ज़्यादा उसमें से उनको चीज़ें सीखने को मिले जिससे वो खुद एंजॉय करें। बस यही एक मकसद के साथ आपसे हर हफ्ते जुड़ते हैं। तो अगर आप हमारे साथ आगे तक जुड़ना चाहते हैं तो वीएनएम टीवी किड्स का जो ये यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे तभी जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।